हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के इंग्लिश के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आंसर की। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करे। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाई डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन। लेंचो ने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप है वो न्यू कॉइन्स की तरह लग रही हैं। ठीक है, पानी की जो बूंदें हैं वो कॉइन्स की तरह, सिक्कों की तरह क्यों लग रही हैं। सो लेंचोज क्रॉप वर रेडी फॉर हार्वेस्ट। लेंचो की जो क्रॉप है, फसल है, वो तैयार हो चुकी थी। एज अ रेन ड्रॉप्स वुड हेल्प हिम इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट। और उसको मतलब और अच्छे से तैयार होने के लिए, फसल के लिए उसको हल्के से पानी की और कुछ मतलब पानी की बूंदों की जरूरत थी, ज्यादा नहीं, हल्का सा। रिजल्टिंग इन मोर प्रोस्पेरिटी, लेंचोस कंपेयर्स देम विथ न्यू कॉइन। तो जो पानी गिरा उससे जो रिजल्ट रहा है, और लेंचो को लगा कि यार मतलब उसकी जो आकांक्षाएं थी वो बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन से कंपेयर कर रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ सारे बच्चों। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। जिन बच्चों को पास होना है ना, इतने क्वेश्चंस कर लो, इससे आउट ऑफ नहीं आएंगे, पूरे आपके यही आने हैं। ओके, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड। चलिए, सो द रेन चेंज इनटू हेलस्टोन एज अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल अलोंग विद द रेन। जो रेन थी, वर्षा जो हल्की हल्की चल रही थी, वो हेलस्टोन में चेंज हो गई। ठीक है, जो हल्की हल्की वर्षा चल रही थी वो हेलस्टोन में, मतलब कि एक प्रकार से आपकी बहुत ही बड़े तूफान में जो है कन्वर्ट हो चुकी थी, एक स्ट्रॉन्ग, है ना। बिगेन टू ब्लो एंड ह्यूज हेलस्टोन, और हवा बहुत ही तेज चल रही थी और बहुत ही बड़ा तूफान आ चुका था, है ना। और पानी की बड़ी बड़ी बूंदें जो है गिरने लगी थी, मतलब ओले वाला जो स्टॉर्म होता है ना, उसी को बोलते हैं हेलस्टॉर्म। द क्रॉप इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉय बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन। और मौसम की खराबी की वजह से, जो है आपकी फसल जो है लेंचो की, वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। What were the लेंचोस फीलिंग when the hail stopped? लेंचो क्या फील कर रहा था जब वो हेलस्टोन जो है बंद हो गया था, वो जो तूफान था वो जब रुक गया था, तो लेंचो की फीलिंग क्या थी, लेंचो कैसा फील कर रहा था। सो लेंचो was filled with grief after the hail stopped, as everything was ruined and there was nothing that he could feed his family विथ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि लेंचो जो है बहुत 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 दुखी था, और हेलस्टॉप जो है ने सब कुछ जैसे मान के चलो खराब कर दिया था, हर एक चीज को उसने खराब कर दिया था। अब देयर वाज अ नथिंग, वहां कुछ भी नहीं बचा था। इसके अलावा बोला जा रहा है he could feed his family with, और वो उसकी फैमिली के साथ, मतलब अब उसके पास कुछ भी नहीं था उसकी फैमिली को खिलाने के लिए, ना ही कुछ करने के लिए। एंड he could see a bleak future for him and his family। अब उसे सारा फ्यूचर खराब होता हुआ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, उसकी फसल पूरी खराब हो चुकी थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। Who or what did Lancho have faith in? What did he do? Who or what did Lancho have faith in? What did he do? तो चलिए देख लेते हैं। Lancho had firm faith in God। Lancho को जो है भगवान पर बहुत ही अटूट विश्वास था। He believed that God sees everything। उसे विश्वास था कि भगवान जो है ना सब कुछ देख रहे हैं। Even what is deep in one's conscience and helps everyone in one's problem। उसका ऐसा बिलीव था कि भगवान जो है सब कुछ देख रहे हैं, भगवान सबकी मदद करते हैं, भगवान सबके प्रति संवेदनशील होते हैं, तो वो किसी ना किसी की प्रॉब्लम कभी ना कभी तो करते ही हैं।
इस टाइप से उसको बिलीव था भगवान पे। तो उसने क्या किया, ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को लेटर लिखा और उसमें क्या डिमांड करी उसने, देखते हैं। डिमांडिंग 100 पीसोस फ्रॉम हिम टू सो हिज फील्ड अगेन। उसने डिमांड करी थी 100 पीसोस की, और वो इसलिए करी थी ताकि वो उसके खेत को फिर से बो सके, ताकि कुछ उपज हो और वो अपनी फैमिली का जो है पालन पोषण कर सके, और फैमिली की हेल्प करने के लिए भी उसने जो है 100 पीसोस मांगे थे। अब यहाँ पर लिखा है कि हु रीड्स द लेटर, उस लेटर को किसने पढ़ा था, उस लेटर को किसने पढ़ा, वो लेटर किसके पास गया। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक ही शब्द का आंसर है, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पर आपको क्या लिख देना है कि पोस्ट मास्टर रीड द लेटर। क्या लिख देना है, पोस्ट मास्टर रीड द लेटर, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है आपको। ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस में से है और मैं चाहूंगी कि आप इसे अच्छे से याद कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। आपको क्या करना है बच्चा, आपको बताना है पहली चीज को, जो सेरेमनी रखी गई थी, जो वो सेरेमनी होने वाली थी 10 मई को, वो कहाँ रखी गई थी, और क्या भारत में भी ऐसे सैंडस्टोन जैसे मतलब कोई बिल्डिंग्स बनी हुई है जो सैंडस्टोन की हो। तो चलिए देख लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द सेरेमनी हैपेंड विद इन द कंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। कहाँ पर हुई थी, प्रिटोरिया बिल्डिंग में हुई थी, जो कि एक यूनियन बिल्डिंग है, ठीक है, अफ्रीका की। एंड इट वाज अटेंडेड बाय डिग्निटरीज एंड लीडर्स ऑफ द मैनी नेशन इन इंडिया। तो यहाँ तक देखिए इसे किस किस लोगों ने अटेंड किया, वहाँ वो जो है बहुत ही प्रतिष्ठित लोगों ने, बहुत ही बड़े बड़े नेताओं ने, बहुत ही प्रतिष्ठित नेताओं ने, देश विदेश के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने उस समारोह को जो है अटेंड किया था। आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अपना राष्ट्रपति भवन, इसके बाद रेड फोर्ट एंड आर बिल्डिंग्स मेड फ्रॉम रेड स्टोन। यहाँ पर बोला जा रहा है रेड स्टोन से ये 2 बिल्डिंग्स है भारत में, और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं वो बनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन है सिर्फ। कैन यू से हाउ 10 May in a autumn day in South Africa? So आप कैसे कह सकते हैं कि जो साउथ अफ्रीका में 10 मई रही है वो पतझड़ वाला दिन रहा है। सो एज अ साउथ अफ्रीका इज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, the month of May is in the autumn season, thus 10th May is in a autumn day। तो भाई साउथ अफ्रीका के वेदर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मई का महीना होता है वो ऑटम सीजन होता है, पतझड़ वाला सीजन होता है, ठीक है। सो इसीलिए यद्यपि 10th मई जो है एक ऑटम डे के रूप में बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए आप लोग, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, है ना, क्यों, मतलब किसके लिए जो है मंडेला जो है इंटरनेशनल लीडर्स को, अंतरराष्ट्रीय नेताओं को थैंक यू बोल रहा है, धन्यवाद कर रहा है। सो मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड to welcome the international leaders at the swearing in ceremony because not too long ago the South African were considered outlaws। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने जब जो कसम वाली समारोह था जहाँ पर उसको शपथ लेनी थी, तो वो लोग उस चीज के साक्षी बने हैं, क्योंकि कुछ ही दिन पहले, ऐसा नहीं कि ज्यादा दिन पहले, कुछ ही दिन पहले यहाँ पर अब सारी चीजें थी, उन्हें आउटलॉज कंसीडर किया जाता है, बाहरी लोगों में उनकी गिनती थी, और वो लोग अब शपथ ले रहे हैं, उन लोगों को इतनी प्रतिष्ठा, मान सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। साउथ अफ्रीकन की धरा पर ये पहली बार हो रहा था और इंटरनेशनल लीडर जो है इसके साक्षी बन रहे थे, इसलिए वो बहुत ही खुश थे और उनका जो है धन्यवाद कर रहे थे। द साउथ अफ्रीकन वर कंसिडर्ड आउटलॉज, ही थस थैंक ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस द
हिस्टोरिकल सेरेमनी, और ये ऐतिहासिक सेरेमनी का साक्षी बनने के लिए जो आपके नेल्सन मंडेला जी हैं वो इसलिए उन्हें थैंक कर रहे थे. सो दिस वाज अ जेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन टू अ न्यूली वॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन. इट कुड बी अ कंसीडर एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो जेस्चर था, मतलब ये रिकॉग्नाइजेशन था इंटरनेशनल, ये एक न्यूली वॉर्न लग रहा था क्योंकि पहली बार वहाँ की धरा पर फ्री डेमोक्रेटिक नेशन बना था. And it could be considered as a common victory for justice. और ये जो विक्ट्री थी वो जस्टिस के लिए थी, पीस के लिए थी, शांति के लिए थी, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी के लिए थी. तो इसलिए वो उनको थैंक कर रहे थे. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू द, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, मेन क्वेश्चन है जो बहुत ही IMP है, बस वही क्वेश्चन है. एक लेसन से 2 या 3 क्वेश्चन है मुश्किल से. What do the military generals do? How has their attitude changed and why? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मिलिट्री जनरल्स थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या किया था, है ना, और हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज एंड वाई, और क्यों उनका व्यवहार एकदम से चेंज हो गया था, कैसे और क्यों. एट the highest military generals of South Africa Defense Force salute Mandela and pledged their loyalty. यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के, जितनी भी डिफेंस फोर्स थी वो सल्यूट कर रही थी मंडेला को. और वही कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो वो जब जेल में थे तो उनको ही सब लोग गलत बोल रहे थे, उन पर ही बहुत सारे अत्याचार हो रहे थे, उन्हीं को आउटलॉस बोला जा रहा था. लेकिन वही जनरल्स, वही मिलिट्री फोर्स, वही डिफेंस फोर्स अब उनको सल्यूट कर रही है ना, और अपनी जो है प्लेस कर रही है, शपथ ले रही है, कसम खा रही है उसकी लॉयलिटी की, वफादारी की, विच वॉज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस as a during apartheid area they would have arrest him. यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है ये जो साइन था बहुत ही अलग था, ग्रेट साइन था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ड्यूरिंग अपार्टाइड जो रंगभेद की नीति थी उस एरिया में they would have arrest him, उन्होंने उसको, किसको, नेल्सन मंडेला को अरेस्ट किया था. The change in their attitude was because of struggle and sacrifice put in by many heroes और साउथ अफ्रीका. तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो एटीट्यूड उनका चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, इतने सारे बलिदान दिए हैं इस वजह से, और साउथ अफ्रीका के बहुत सारे जो शहीद थे उन्होंने जो बलिदान दिया था इस वजह से उनका एटीट्यूड चेंज हो गया उनके सेक्रीफाइसेस को देखकर. और फाइनली फर्स्ट चीज़ तो यही थी कि अब वो शपथ लेने वाले थे, अब वो साउथ अफ्रीका के न्यू प्रेसिडेंट बनने वाले थे. इस कारण वाई वॉज यंग सिगल अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों जो है यंग सिगल हमेशा डरता था और उड़ने में बहुत ही उसे डर लगता था. सो द यंग सिगल वॉज वेरी स्केयर्ड फॉर हिज फर्स्ट फ्लाइट. जो यंग सिगल था वो बहुत ही ज़्यादा स्केयर्ड था उसकी पहली उड़ान के लिए, बिकॉज हिज पेरेंट्स वर इनकरेजिंग हिम, उसके पेरेंट्स उसे हमेशा सपोर्ट करते थे, उसे इंक्रेज ही करते थे, बट ही वाजंट एबल टू मस्टर अप करेज, लेकिन वो अपने करेज को मस्टर अप करने में मतलब एबल नहीं था, वो अपने मतलब अपनी हिम्मत ही नहीं बढ़ाता था, वो उतना उसके पास जिगर ही नहीं था, बोले तो उसे बहुत डर लगता था, उसे अपने आप पर विश्वास नहीं था. ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम एंड ही विल फेल, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसके विंग्स जो है, पंख जो है उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो फेल हो जाएगा, इस कारण से उसे बहुत ही डर लगता था. यहाँ पर लिखा है व्हाट कॉम्प्लेट द यंग सिगल टू फाइनली फ्लाई, क्या किस चीज़ से जो है वो उड़ना स्टार्ट हुआ. सो द यंग सिगल वाज वेरी हंग्री, यंग सिगल जो था बहुत 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 भूखा था. इट वाज हिज हंगर दैट अल्टीमेटली कॉम्प्लेट एंड इनकरेज्ड हिम टू फ्लाई. तो उसकी जो भूख लगी है, 24 घंटे से जो भूखा था, 24 घंटे से ज़्यादा वो भूखा था, उसकी वजह से जो उसे मतलब इनकरेजमेंट मिला है और उसी की वजह से वो अपने आप को मस्टर अप कर पाया उड़ने के लिए और वो उड़ने लगा. अब यहाँ पर आप देखिए डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन्स इनटू द स्टॉर्म.
तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नरेटर है उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस स्टॉर्म में उड़ने के बाद, मतलब वो जो उड़ा है एरोप्लेन, तो कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा, क्या उसका अनुभव रहा। सो एज द पायलट नरेटर एंटर द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। जैसे ही वो उस स्टॉर्म में घुसा, मतलब जैसे उसने एंटर लिया, तो क्या हुआ था, प्लेन जो था वो कूदने लगा था और ट्विस्ट करने लगा था। ही कुड नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वाज ब्लैक। वो अपने जो प्लेन है उससे आउटसाइड देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि सारा उसे धुंधला धुंधला ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा था, काला कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। व्हेन ही लुक्ड एट द compass and the other instrument they had stopped functioning due to the storm। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जैसे ही उसने अपने इंस्ट्रूमेंट देखे प्लान के, वहां पर कंपास देखा, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्लान का, ठीक है। तो यहाँ पर उसने देखा, सो दे हैड स्टॉप फंक्शनिंग ड्यू टू द स्टॉर्म, और स्टॉर्म की वजह से वो भी काम करना बंद कर चुके थे। इट वॉज अ टेरिबल एंड फेयर सम एक्सपीरियंस फॉर हिम। ये बहुत ही टेरिबल था, बहुत ही खतरनाक था, भयानक था और बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था उसके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। व्हाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। नरेटर ऐसा क्यों कहता है कि मैंने जो है लैंड किया और मैं इसके लिए सॉरी नहीं हूँ। आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, ऐसा उसने कहा क्यों। सो आफ्टर लैंडिंग द प्लेन द नरेटर वाजंट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा एज ही हैड अ horrific experience flying that plane. Finally, he was happy that he had landed the plane safely. That is why he wasn't sorry to stay away. तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो सॉरी फील क्यों नहीं कर रहा था और क्यों उसे नहीं लग रहा था कि भाई मैं ओल्ड डकोटा से मैंने जो है स्टॉर्म को निकाल भी लिया और जो है सारा कुछ फाइनली वो लैंड हो चुका था सेफली प्लेस पे। तो बिकॉज ऑफ, यहाँ पर लिखा हुआ है एज ही हैड अ हॉरिफिक एक्सपीरियंस, उसे जितना डरावना जो भयानक एक्सपीरियंस रहा है उसका उड़ने का उस प्लेन में, उसके बाद भी उसने लैंड किया, तो उसके लिए वो बहुत ही हैप्पी था कि उसने सेफली, मतलब जो है वो लैंडेड हो चुका था वहां पर, इसलिए वो सॉरी फील नहीं कर रहा था। आगे चलते हैं। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। क्यों जो है वो औरत जो वहां पर बैठी थी कंट्रोल सेंटर में, वो इतनी स्ट्रेंजली उसे क्यों देख रही थी। तो आंसर है आपका, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हर अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन व्हाट शी saw. No plane expect the narrator's plane in the sky during the storm। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि जब वो आया तो वुमेन उसे स्ट्रेंजली इसलिए देख रही थी, बहुत ही स्ट्रेंजली देख रही थी, क्योंकि जो नरेटर था उसने पूछा कि अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, उसने ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा कि जो दूसरा एरोप्लेन था उसका पायलट कहाँ है, मुझे उसे थैंक यू बोलना है। तो उसने जो है सीसा नो प्लान, वो वुमेन जो थी उसने कोई भी प्लान नहीं देखा है, सिर्फ उसने किसका प्लान देखा था, नरेटर का प्लान देखा था स्काई में, ठीक है, ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो यहाँ पर आप देखिए इवन द राडर सॉट ओनली द नरेटर्स प्लान इन द स्काई दैट नाइट। कोई और प्लान की जगह सिर्फ नरेटर का ही प्लान वहां पर दिख रहा था, किसी और का नहीं दिख रहा था, इस कारण वो वुमेन जो है बहुत ही स्ट्रेंजली उसे देखिए। नंबर 17 आगे लिखा हुआ है व्हेन डिड एनन फ्रैंक राइट हर डायरी। एनन फ्रैंक ने अपनी डायरी कब लिखी। सो ऑन हर बर्थडे एनन ओनली रोट दैट शी होप दैट शी वुड बी एबल टू entrust everything to her diary and that it would be a great support। यहाँ पर बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि एनन फ्रैंक ने डायरी जो है कब लिखी, तो क्वेश्चन है कि उनके बर्थडे पर। एनन ओनली रोट दैट शी होप दैट शी वुड बी एबल टू entrust everything to her diary and that it
वुड बी अ ग्रेट सपोर्ट। यहाँ पर इसलिए उन्होंने डायरी लिखी थी। कब लिखी थी? उन्होंने अपने बर्थडे से जो है डायरी लिखना स्टार्ट किया था। उन्होंने लिखा था, इस आश में लिखा था कि एक डायरी है जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो बातें इधर से उधर नहीं हो सकती है। इस चक्कर में उसने डायरी में लिखा था, क्योंकि उसका कोई भी क्लोज फ्रेंड वहां पर नहीं था। ठीक है, और डायरी मतलब जो है उसे ऐसा लगता था कि एवरीथिंग टू हर डायरी एंड दैट इट वुड बी अ ग्रेट सपोर्ट। ये उसका मतलब बड़ा सपोर्ट होगा कि किसी को कोई बात पता नहीं चलेगी, जो उसकी मन की बात होगी वो उसकी डायरी में लिखाएगी। सो द एक्चुअल राइटिंग स्टार्टेड 2 days आफ्टर हर बर्थडे। जो एक्चुअली में लिखना स्टार्ट हुआ था, एक्चुअल में कब स्टार्ट हुआ था लिखना? 2 दिन बाद उसके बर्थडे पर। तो उन्होंने फर्स्टली लिखा था, मतलब फर्स्ट में उन्होंने कब लिखा था? 14 जून 1942 को। ठीक है, चलिए। When was the diary given to Anne Frank? उन्हें डायरी कब दी गई थी? So on 12 June 1942, Anne was given a for her 13th birthday. It was something she really wanted. Her parents let her to pick one out herself in a बुक शॉप। तो उनके पेरेंट्स ने उनको एक बुक शॉप से लाकर ये दी थी, और एनन को ये उनके बर्थडे पर, एक 13 बर्थडे पर दिया गया था। ये एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसी चीज़ जो रियल में वो एनन फ्रैंक जो है चाहती थी। What is a diary? डायरी क्या है? So a diary is a written और audiovisual record with discrete entries arranged by date reporting on what has happened over the course of a day or that और अदर पीरियड। तो यहाँ पर डायरी के बारे में पूछा गया है कि डायरी क्या है। तो डायरी एक लिखित या फिर अपन बोल सकते हैं कि ऑडियो विजुअल, ठीक है, रिकॉर्ड है। तो इसे हम क्या है, एंट्रीज के साथ लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। डेट से हम पता लगा सकते हैं कि कब हमने किस चीज़ को लिखा, कब किस चीज़ की रिपोर्ट करी, है ना। और ये एक लाइक अपन कह सकते हैं कि ओवर द कोर्स ऑफ द डे, मतलब पूरे दिन क्या हुआ या फिर उस पीरियड में क्या हुआ। एक आप जैसे कि आपने एक साल की बात एक ही दिन में लिखी है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें हम वहां पर एंटायर करके डेट लिख सकते हैं। तो डायरी इसी का नाम है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन विच लैंग्वेज डिड एनन रोट अ डायरी? कौन सी लैंग्वेज का यूज किया था? सो एनन रोट द डायरी इन डच लैंग्वेज। डच लैंग्वेज में एनन फ्रैंक ने अपनी डायरी लिखी थी। 21 देखिएगा, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, सो द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द ग्रेट ओल्ड Portuguese days and their love for bread and loaves. The right says that the eaters of loaf have left, but the manufacturers still exist. यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि what are the elders in Goa nostalgic about? क्या विचार था बड़े जो बुजुर्ग लोग था उनका। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि जो ग्रेट ओल्ड पुर्तगीज डेज थे, जो पुराने दिन थे, उनके उन दिनों का मतलब जो ब्रेड से प्यार, लोग से प्यार बहुत ही अलग था, तरंगी था। तो और जो यहाँ पर लिखा है, द राइटर सेज दैट द ईटर्स ऑफ लोव्स, उस टाइम के जो मतलब खाने वाले थे ब्रेड के, हैव लेफ्ट बट द, अब नहीं है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग स्टिल्स एग्जिट, अभी भी जो बनाने का तरीका है, जो सारी चीज़ें हैं वो अभी भी एग्जिट कर रही हैं। ठीक है, व्हाट आर दोज बेकर्स नॉन इन गोवा? बेकर्स गोवा में किस नाम से कैसे जाने जाते हैं? सो द बेकर ऑफ गोवा आर नॉन एज अ पैडर्स। The third and jingle of the traditional bakers' bamboos are the signal of their arrival in the morning. यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि बेकर ऑफ गोवा किस नाम से जाने जाते हैं? पैडर्स के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर द थर्स है, third and jingles of the traditional speakers bamboos are the signal arrival in the morning. यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनका मतलब एक बम्बू जैसा डंडा होता था उनके पास, उसमें जिंगल होता था, बजने की घंटी टाइप की होती है ना, जिंगल, जैसे जिंगल बोलते, वो उनका ट्रेडिशनल था। ठीक है, उनका एक ट्रेडिशनल वे था, जब वो अराइवल करते थे, पहुंचते थे, तो वो उनका जो जिंगल बजाते थे उससे पता चल जाता था कि ब्रेड बेचने वाला मतलब पैडर जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, व्हाट डज द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बूज इंडिकेट। वो जो जिंगल है थर्ड एंड जिंगल, तो वो किसको इंडिकेट करता है, ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बूज किसको इंडिकेट करते हैं, सो इट इंडिकेट दैट अनाउंसमेंट ऑफ द अराइवल ऑफ द बेकर इन द मॉर्निंग। तो सुबह सुबह जब वो आते हैं, अब तो वहाँ पर क्या होता है, अगर बाइक से आते हैं तो पीपे बजती है, अगर क्या बोलते हैं साइकिल से आते हैं तब वो जिंगल टाइप का या फिर भोंपू बजता है। तो वो एक इशारा होता है, एक अनाउंसमेंट होती है कि हाँ भाई जो बेकर्स हैं वो मॉर्निंग में आ रहे हैं। अभी भी वही रिचुअल्स हैं, वही ट्रेडिशनल चल रहा है, बस थोड़ा सा ट्रेडिशनल ना मॉडर्न हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ आर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्ड। जो पैडर्स होते हैं वो अपना मंथली अकाउंट, जैसे हिसाब किताब रहता है ना कि इसका इतना उधार है उसका उतना उधार है और मंथ में उसको लेना रहता है, तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड करते थे, लिखते थे। सो मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल। तो उस टाइम पे ये होता था कि वो लोग वॉल्स, उनकी जो दीवारें होती हैं उस पर पेंसिल से उनका हिसाब लिखते थे कि भाई इसका इतना उधार है, हमें इसे मंथली पर लेना है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिएगा। वेयर इज कुर्ग लोकेटेड, कुर्ग कहाँ है, सो इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मसूरी एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगोल। मैंगोल का कोस्टल टाउन और मसूरी के बीच में एक जो स्वर्ग का टुकड़ा, पीस ऑफ हेवन जो है, उसी को कुर्ग बोला जाता है। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है कर्नाटक की, सो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ की, कर्नाटक की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं अपन 27। वाई इज कुर्ग कंपेयर टू हेवन। क्यों कुर्ग को, जैसे मैंने भी अभी कहा कि पीस ऑफ हेवन बोला जाता है इसे, तो क्यों इसे मतलब हम कह सकते हैं स्वर्ग से इसकी तुलना क्यों की जाती है। सो कुर्ग इज कंपेयर टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। वो प्राकृतिक सुंदरता जो है ना इसकी, वो नेक्स्ट लेवल है पहली चीज। तो वो जो प्राकृतिक सुंदरता है, इसी कारण उसे पीस ऑफ हेवन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। व्हाई डू विजिटर कीप अवे फ्रॉम द कुर्ग ड्यूरिंग द मानसून। तो विजिटर्स जो होते हैं मानसून सीजन में कुर्ग से दूर मतलब क्यों रहते हैं, क्या कारण है। सो द हैवी रेन्स पाउंडिंग पार्ट ऑफ कर्नाटक हैव केप्ट अवे टूरिस्ट हु वर अंटिल रिसेंटली थ्रूइंग मानसून टूरिज्म डेस्टिनेशन टू एंजॉय द प्लेजेंट सोअर। यहाँ पर बताया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर प्रकृति ज़्यादा है, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैसे आ गए, वहाँ पर क्या होता है इस पे थे हम यहाँ पर। सो द हैवी रन, यहाँ पर क्या होता है, जो तालाब बने हैं कर्नाटकों में जो मतलब प्राकृतिक है, इस कारण जहाँ हम कहते हैं ना जहाँ ज़्यादा पेड़ होती है वहाँ ज़्यादा बारिश होती है, तो इसीलिए उस टाइम पर जो मानसून सीजन होता है वहाँ पर बहुत वर्षा होती है, तो इसीलिए टूरिस्ट को यहाँ पर कैप्ट अवे का मतलब वो लगा दिया जाता है कि आप यहाँ से दूर रखिए। हुबर अंडर रिसेंटली थ्रोइंग मानसून टूरिज्म डेस्टिनेशन टू एंजॉय द प्लेजेंट सोअर। और जो इस तरीके से अगर आपको देखना है, मतलब खतरा मूल लेकर अगर देखना है, तो एंजॉयमेंट के लिए आप जा सकते हैं। कुछ अचानक से अगर पहुंच गए हैं टूरिज्म, तो वो इस डेस्टिनेशन को एंजॉय कर सकते हैं उस टाइम पर। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि व्हाट डिड प्रांजल ऑर्डर फॉर। तो ये नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मत करो। मैं जो क्वेश्चंस बता रही हूँ बस वो करो। बस इतने क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ तक के चैप्टर्स में। आगे चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट रहेंगे मैं आपको शेयर करते जाऊंगी। और जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, अब हमारी वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, आपके लिए धमाकेदार चीज़ें आ रही हैं। और 25 फरवरी से होगा महातांडव। जो क्लास नहीं लेगा वो उसकी सामत आ जाएगी, लेकिन जिसने क्लास ली वो आपके मतलब ये समझ लीजिए कि आपने छाप दिया पेपर आउट होगा इस बार भी। ठीक है, और हम जितने क्वेश्चंस बताएंगे बस वही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड कुछ भी प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।